आपके पास एक म्यूचुअल फंड है जो लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, कैटेगरी से पीछे, इंडेक्स से भी पीछे, और हर बार एक ही सवाल दिमाग में आता है, एसआईपी कंटिन्यू करूं, होल्ड करूं या एग्जिट कर दूं। कहीं ऐसा तो नहीं एग्जिट किया और फंड रिवाइव करने लग जाए, या होल्ड करके रखा और परफॉर्मेंस गिरती जाए। यही डिसीजन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, और ये सिर्फ पास्ट रिटर्न देख करके तो नहीं लिया जा सकता। पिछले 1.5 साल में बहुत सारे सुपरस्टार फंड्स भी अंडर परफॉर्मर बन गए। जो फंड्स पहले कैटेगरी को 4 से 5% बीट करते थे, आज वो बेंचमार्क तक को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में डिसीजन कैसे लिया जाए, इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही ब्रेक डाउन करेंगे। आप लोगों ने कमेंट्स में 4 फंड के बारे में बार बार बात की है: मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप। तो मैंने इन सबको एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेस टेस्ट फ्रेमवर्क में डाला है ताकि क्लियर हो सके कौन सा फंड एक्चुअली स्ट्रांग है, कहां एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए और कहां पॉज या एग्जिट करके बाहर निकलना बेहतर होगा। और ये एनालिसिस मैं सिर्फ पास्ट रिटर्न के बेसिस पे नहीं करूंगा, बल्कि मैं इनकी स्ट्रैटेजी, पोर्टफोलियो बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को भी डिकोड करके दिखाऊंगा। अगर आप इन फंड में इन्वेस्टेड हैं तो ये वीडियो तो मस्ट वॉच है, और अगर नहीं भी हैं तो भी आप ये सेम फ्रेमवर्क यूज करके किसी भी अंडर परफॉर्मिंग फंड पर कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले सकते हैं। आई एम श्योर ये वीडियो आपको म्यूचुअल फंड को देखने का फ्रेश पर्सपेक्टिव देगा। हेलो जी, माय नेम इज अमित उपाध्याय। मैंने एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की है, और मैं अपने चैनल के थ्रू अपनी लर्निंग आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट इनसाइट पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे एक नए इंसान के साथ शेयर कीजिएगा। आपका ये छोटा सा सपोर्ट मुझे और लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाने में हेल्प कर सकता है। चलिए, एनालिसिस में जाने से पहले फ्रेमवर्क को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द पैरामीटर वही हैं जो मैंने अपने म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के 10-5-3-1 वाले फ्रेमवर्क में बताए थे, बट क्योंकि यहाँ पर चुनना नहीं है बल्कि एनालाइज करना है, तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा फर्क होगा। हम ये एनालिसिस 4 पैरामीटर पे करेंगे: फंड स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी, वॉलेटिलिटी और फंड मैनेजर। यहाँ मैंने कुछ पैरामीटर जैसे कि एक्सपेंस रेशियो और फंड ड्यूरेशन को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ये सारे ही फंड रीजनेबल एक्सपेंस रेशियो और लॉन्ग ड्यूरेशन वाले हैं। सो हम डायरेक्टली कोर पैरामीटर पर ही जाएंगे। फंड स्ट्रैटेजी में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फंड किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि जो भी प्रिंसिपल फॉलो करता है उसका फायदा हो रहा है या नुकसान। फंड कंसिस्टेंसी में हम फंड के पास्ट रिटर्न ही नहीं देखेंगे बल्कि उसके रोलिंग रिटर्न भी देखेंगे। अब आप पूछेंगे कि ये रोलिंग रिटर्न क्यों देखना है? सिंपल चीज है कि पास्ट रिटर्न सिर्फ एक पॉइंट का रिटर्न है। इट मीन्स किस दिन देख रहे हैं ये बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है। वहीं रोलिंग रिटर्न सिर्फ आज से 5 साल तक का रिटर्न नहीं बताएगा, बल्कि हिस्ट्री में 5 साल के सारे ब्लॉक का रिटर्न देख करके उसका एवरेज बताएगा। तो ये ज्यादा रियलिस्टिक पिक्चर बताता है। फंड वॉलेटिलिटी में हम फंड के कुछ क्रिटिकल स्टैटिस्टिकल पैरामीटर जो रिस्क और वॉलेटिलिटी बताते हैं उसे देखेंगे, जैसे कि शार्प रेशियो, अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो। और लास्ट में फंड मैनेजर। आपने पहले भी देखा होगा कि मैं फंड मैनेजर, उसकी कंसिस्टेंसी और टेन्योर को काफी इंपॉर्टेंस देता हूं, तो इसको भी केयरफुली देखेंगे। इस वीडियो में फंड एनालिसिस के लिए मैंने पावर अप मनी को यूज किया है। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था जहां डेटा को इनसाइट से करेक्ट करना आसान हो और डिसीजन सिंपल हो जाए, और पावर अप मनी ने इसे काफी सिंप्लीफाई कर दिया। इनकी पावर रैंक, पावर ट्रेंड और डिफरेंट स्कोर मुझे काफी इंसाइटफुल लगे। तो इस वीडियो में देखते हैं कि इनका रिकमेंडेशन मेरे एनालिसिस से कितना अलाइंड होता है। यह एनालिसिस किसी प्लेटफॉर्म पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पर यही सेम एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हम इस एनालिसिस को थोड़ा मजेदार बनाने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए मैंने इसे 2 हेड टू हेड बैटल में डिवाइड किया है। पहला है बैटल ऑफ मिड कैप फंड्स। यहां मैं 2 बहुत ही पॉपुलर फंड एचडीएफसी और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को एक साथ एनालाइज करूंगा। इससे मेथोडोलॉजी और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो शुरू करते हैं पहली बैटल से और समझते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की स्ट्रैटेजी को। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक बहुत ही फोकस फंड है। ये अपने पोर्टफोलियो में 30 to 35 कंपनीज ही रखते हैं, सो बेट तो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड होती है। अगर इनके पोर्टफोलियो को देखें तो इसमें सबसे बड़ा पार्ट आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी का है, जो लगभग 12% के करीब है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि इंडियन आईटी कंपनी एआई के इवोल्यूशन से अफेक्टेड है, और यहाँ तक सवाल आने लगा है कि क्या इंडियन आईटी इंडस्ट्री इस एआई के चैलेंज से फुल्ली रिकवर कर पाएगी। ऐसे में इतना कॉन्सेंट्रेटेड बेट काफ़ी रिस्की हो जाता है। वहीं एचडीएफसी मिड कैप फंड को देखते हैं तो ये डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट अप्रोच रखता है। यहाँ 80+ कंपनीज हैं और इनका सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन फाइनेंशियल सर्विसेज पे है।
जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफेंसिव सेक्टर है। यहाँ एक चीज समझने लायक है, वाइल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड बहुत ही फोकस पोर्टफोलियो पे ऑपरेट करता है, बट इसका टर्नओवर रेशियो 100% से ऊपर है, जो काफी हाई है। टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि कितने परसेंट ऑफ द पोर्टफोलियो एक साल में रिप्लेस हो जाता है। इट मीन्स कि मोतीलाल ओसवाल बहुत ही अग्रेसिव है। वहीं एचडीएफसी मिड कैप का टर्नओवर रेशियो 7% है, जो काफी डिफेंसिव है। तो ये तो थी इनकी स्ट्रैटेजी, बट क्या इससे इनके परफॉर्मेंस पे कुछ इंपैक्ट आया है, ये देखते हैं सेकंड पैरामीटर में, जो है कंसिस्टेंसी। मैं यहां पर पावर अप ऐप में स्विच करता हूं। मोतीलाल ओसवाल का 5 ईयर का रोलिंग रिटर्न अपने कैटेगरी से ऑलमोस्ट 5% ज्यादा है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये डेटा आपको इस ऐप में फ्रीली अवेलेबल है। अब ये 5 ईयर रिटर्न तो जबरदस्त है, बट फिर भी लोग परेशान क्यों हैं? उसका आंसर है ट्रेलिंग रिटर्न्स में। 3 साल का चार्ट देखे तो मोतीलाल ओसवाल ने जनरली काफी अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं, बट जैसे ही मार्केट गिरना शुरू हुआ तो इसका फॉल और भी सीवियर था। और उसका सबसे बड़ा रीजन है आईटी कंपनीज का फॉल। आईटी कंपनीज में जैन से 30 to 40% का फॉल हुआ है, और मोतीलाल ओसवाल का कॉन्सेंट्रेटेड बेट यहाँ पर थोड़ा गलत हो रहा है। यही चीज अगर पावर अप में रिसेंसी स्कोर में देखते हैं तो ये साफ नजर आता है, जो ये बताता है कि रीसेंट ट्रेंड मोतीलाल ओसवाल के अगेंस्ट है। वही अगर एचडीएफसी मिड कैप को देखते हैं तो यहाँ रोलिंग रिटर्न उतने एक्सेप्शनल तो नहीं है। 5 ईयर्स में कैटेगरी से 2% ही आउट परफॉर्म हुआ है, बट ट्रेलिंग रिटर्न देखते हैं तो इवन डाउन टर्न में भी कैटेगरी से बेहतर है, और ये इसकी हाई रिसेंसी स्कोर में भी दिखता है। सो ओवरऑल कंसिस्टेंसी पैरामीटर देखें तो मोतीलाल ओसवाल के लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी स्कोर एचडीएफसी मिड कैप से हाई हैं, बट रीसेंट परफॉर्मेंस इसकी काफी पुअर है, और इसीलिए इसका रीसेंसी स्कोर एचडीएफसी मिड कैप से काफी पुअर है। जस्ट टू क्लैरिफाई, वाइल मोस्ट ऑफ द डेटा पावर अप में फ्रीली अवेलेबल है, बट स्कोर्स, फंड ट्रेंड और आपके स्पेसिफिक पोर्टफोलियो एनालिसिस और रीबैलेंसिंग रिकमेंडेशन के लिए आपको एलीट मेंबरशिप लेनी होगी, जो कि 999 की है, और मुझे ये प्राइस काफी रीजनेबल लगा। अब आते हैं नेक्स्ट पैरामीटर वोलेटिलिटी पे। यहाँ आंसर काफी क्लियर है। मोतीलाल ओसवाल का शार्प रेशियो 0.5 के करीब है, वहीं एचडीएफसी का ऑलमोस्ट 1 के करीब है। शार्प रेशियो सिंपल है, यह बताता है कि जितना रिस्क लिया है उसके बदले में रिटर्न मिला है या नहीं। ज्यादा फ्लक्चुएशन का कोई फायदा नहीं अगर रिवॉर्ड ही नहीं मिला हो तो। जनरली 1 से ऊपर शार्प रेशियो बेहतर होता है। इट मींस मोतीलाल ओसवाल का फंड रिस्क तो ले रहा है, बट उतना रिवॉर्ड नहीं ले पा रहा है। वहीं एचडीएफसी लो रिस्क लेकर के भी रिटर्न ला पा रहा है। सेम अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो में भी दिखता है। अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो ये बताता है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो क्या ये फंड उसको कैप्चर करके उससे बेहतर रिटर्न देता है, वहीं जब मार्केट गिरता है तो क्या वो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। अब हमने एएमसी को पैसे दिए हैं तो हमें तो बेस्ट डील चाहिए, अपसाइड ज्यादा हो और डाउनसाइड कम हो। बट मोतीलाल ओसवाल का अपसाइड तो ठीक है, बट डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं हो पा रहा है। अगर पावर अप में इसकी वॉलेटिलिटी स्कोर देखते हैं तो ये करेक्टली इंडिकेट हो रहा है। मोतीलाल ओसवाल का वॉलेटिलिटी स्कोर एचडीएफसी से काफी कंसिडरेबली कम है। अभी की सिचुएशन में वॉलेटिलिटी स्कोर तो सारे ही फंड्स का जनरली कम होगा, बट वो फंड जो ऐसे मार्केट सिचुएशन में भी बेहतर स्कोर ला पाता है वो अपना काम ठीक से कर रहा है। सो ओवरऑल मोतीलाल ओसवाल की करंट वॉलेटिलिटी तो प्रॉब्लमेटिक है। अब अगर लास्ट पैरामीटर देखते हैं फंड मैनेजर, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल ओसवाल में 5 फंड मैनेजर है, और यहां ऐप में आप देख सकते हैं कि 4 फंड मैनेजर तो नए हैं। तो फंड मैनेजर चेंज तो थोड़ा कंसर्निंग लग रहा है। वहीं एचडीएफसी मिड कैप फंड देखें तो 2 ही फंड मैनेजर हैं, और उसमें से चिराग सेतलवाड तो पिछले 19 साल से हैं। चिराग एक नोन फिगर हैं, और आप उनके बहुत सारे इंटरव्यूज ऑनलाइन देख सकते हैं, जिससे कि आपको उनकी थॉट प्रोसेस समझने में आसानी होगी। तो इस पैरामीटर में तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड क्लियरली बेटर है। अब इन सारे पैरामीटर को एक साथ देखने के लिए हम पावर रैंक को देखें तो यहाँ एचडीएफसी मिड कैप फंड पावर रैंक में फर्स्ट रैंक पर है, वहीं मोतीलाल ओसवाल 17th रैंक पर है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं मोतीलाल ओसवाल में अभी तो कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, और अगर एसआईपी होती भी है तो उसको मैं पॉज कर दूंगा। सेम रिकमेंडेशन पावर अप में भी आ रहा है, तो ये मेरा कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग करता है। वहीं एचडीएफसी मिड कैप एक इन्फॉर्म फंड है, कंसिस्टेंट है, वॉलेटिलिटी काफी कम है, तो यहाँ फ्रेश इन्वेस्टमेंट राइट चॉइस होगा। और पर्सनली मैं यहाँ इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो पावर सेलेक्ट में इन दोनों फंड को साइड बाय साइड कंपेयर करके भी देख सकते हैं। अब एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल आता है
कि क्या मोतीलाल ओसवाल से एग्जिट ही कर देना चाहिए। इस एनालिसिस से एक बात समझ में आई है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है, कॉन्सेंट्रेटेड और अग्रेसिव। इस डाउन टर्न से पहले ये स्ट्रैटेजी काफी सक्सेसफुल थी। पिछले 6 मंथ्स इस फंड के लिए काफी चैलेंजिंग रहे हैं, बट इतनी जल्दी एग्जिट करना थोड़ी जल्दीबाजी हो सकती है। आइडियली अगर आप यहाँ इन्वेस्टेड हैं तो इस फंड को क्लोजली मॉनिटर कीजिए, देखिए कि इसके पोर्टफोलियो में कुछ चेंज हो रहा है या नहीं, क्या ये आईटी कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ कर रहा है या नहीं। इस फंड का रियल परफॉर्मेंस बुल मार्केट में ही आता है। अगर मार्केट ऊपर जाता है और फिर भी ये फंड रिकवर नहीं कर पाता है तो निकलने का प्लान शुरू कर देना चाहिए। तो अगले 6 मंथ्स तो इस फंड को केयरफुली वॉच करना जरूरी है, जब तक फ्रेश इन्वेस्टमेंट आप रोक सकते हैं। मिड कैप में तो हमें कुछ डीप इंसाइट मिले। अब देखते हैं स्मॉल कैप में क्या नया देखने को मिलता है। यहां हम 2 बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर बंधन स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप की बैटल देखेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, बट आप सेम एनालिसिस इस मेथड को यूज करके किसी और फंड के लिए भी कर सकते हैं। मैं आपको सोचने का तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो स्पेसिफिक आंसर से ज्यादा वैल्यूएबल है। तो समझते हैं स्मॉल कैप को कैसे देखना है, और सबसे पहले बंधन स्मॉल कैप की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। बंधन स्मॉल कैप एक्सट्रीमली डाइवर्सिफाइड फंड है। ऐप में देखें तो ये 250 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है और ये फाइनेंशियल सेक्टर पे इसका फोकस काफी ज्यादा है, जो अगेन एक काफी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। अगर एसेट एलोकेशन देखेंगे तो स्मॉल कैप होने के बावजूद इसका स्मॉल कैप पे एक्सपोजर 77% ही है, और इस फंड ने मिड कैप और लार्ज कैप में भी डाइवर्सिफाई किया हुआ है। इस फंड ने स्मार्टली सेंसिटिव सेक्टर में एक्सपोजर अपनी कैटेगरी से कम रखा है। वहीं अगर टाटा स्मॉल कैप को देखते हैं तो इनकी अप्रोच थोड़ी सी अलग है। यहाँ सिर्फ 60 कंपनीज ही होल्डिंग में है, जो कि एक स्मॉल कैप के लिए काफी कॉन्सेंट्रेटेड बेट है। इस कैटेगरी के दूसरे पॉपुलर फंड जैसे कि निप्पॉन, इन्वेस्को, एचडीएफसी, सभी में 100 से ज्यादा कंपनीज हैं। तो टाटा स्मॉल कैप तो कुछ थोड़ा अलग कर रहा है। इसका सबसे बड़ा एक्सपोजर इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, जो कि ऑलमोस्ट 34% है। तो ये एक स्पेसिफिक सेक्टर की वॉलेटिलिटी से काफी अफेक्ट भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाटा स्मॉल कैप का फंड 91% स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। पिछले 1.5 इयर्स के अंदर स्मॉल कैप का फॉल काफी सीवियर रहा है, तो इसका इंपैक्ट तो इसे झेलना ही पड़ेगा। तो वहीं जहां बंधन स्मॉल कैप रिस्की इन्वायरमेंट में क्वाइटली लार्ज कैप भी ऐड कर रहा है, टाटा स्मॉल कैप पे ही जमा हुआ है। देखते हैं इससे इसकी कंसिस्टेंसी पे क्या इंपैक्ट पड़ा। बंधन स्मॉल कैप में रोलिंग रिटर्न और ट्रेलिंग रिटर्न दोनों ही अपनी कैटेगरी से कंसिडरेबली हायर हैं। नो डाउट कि पावर अप में इनकी कंसिस्टेंसी रेटिंग 96 है, जो कि आउटस्टैंडिंग है। इवन इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है और इसीलिए रीसेंसी स्कोर 84 है। वहीं टाटा स्मॉल कैप में 5 साल के रोलिंग रिटर्न तो कैटेगरी से काफी अच्छे हैं, बट कंसिस्टेंटली ये कम होते जा रहे हैं। ट्रेलिंग रिटर्न में ये क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट 1 ईयर का फॉल इस फंड के लिए काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। और जैसे हमने देखा ये 90% से ज्यादा स्मॉल कैप में ही एक्सपोज्ड है, तो इस सीवियर फॉल का रीजन भी समझ में आता है। नो डाउट इसका रीसेंसी स्कोर भी गिर करके 35 हो गया है। जो इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं वो अगला पैरामीटर का रिजल्ट खुद ही समझ जाएंगे। सो वॉलेटिलिटी देखें तो बंधन स्मॉल कैप का शार्प रेशियो 1 से ऊपर है, जो एक स्मॉल कैप के लिए सिचुएशन में बहुत ही सही है। इसका अपसाइड कैप्चर और डाउनसाइड कैप्चर भी अपनी कैटेगरी से बेहतर है। वहीं टाटा स्मॉल कैप का शार्प रेशियो 0.29 है, जो कि काफी पुअर रिस्क मैनेजमेंट बता रहा है। रीसेंट वॉलेटिलिटी इस फंड के लिए काफी टफ रही है। अब आते हैं मेरे फेवरेट पैरामीटर पर, जो है फंड मैनेजर। बंधन स्मॉल कैप का सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है मनीष गुनवानी, जो कि प्रीवियसली निप्पॉन स्मॉल कैप के फंड मैनेजर थे। उनकी लीडरशिप में निप्पॉन स्मॉल कैप इंडिया का लार्जेस्ट और सबसे सक्सेसफुल स्मॉल कैप फंड बना। वहीं टाटा स्मॉल कैप में देखेंगे तो फंड मैनेजर कंसिस्टेंट रहे हैं, कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है, तो इसमें ऐसा कोई कंसर्न तो नहीं है। तो मेरा कंक्लूजन है कि बंधन स्मॉल कैप काफी प्रॉमिसिंग है। इवन इस डाउन टर्म में उसने जिस तरह से इस पोर्टफोलियो को कैटेगरी से बेहतर रिटर्न दिलवाया है, ये कमेंडेबल है। ये एक स्टार फंड मैनेजर लेड फंड है और ये उसके रिजल्ट्स में भी दिख रहा है। बट एक चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है, इस फंड की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस मनीष गुनवानी के ज्वाइन करने के बाद ही देखने को मिली है। इस फंड की हिस्ट्री भी काफी लंबी नहीं है, ये 7 साल से ही है। सो इस पे क्लोज वॉच रखना बहुत जरूरी है। अगर फंड मैनेजर में कोई चेंज हुआ तो यहाँ इंपैक्ट सिवियर हो सकता है, बट करंट सिचुएशन को देखते हैं तो ये फंड काफी अच्छा है। टाटा स्मॉल कैप फंड अपने हाई स्मॉल कैप एक्सपोजर से इंपैक्टेड है। वहीं जहां मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल फंड ने डाउन टर्न में मिड और लार्ज में एक्सपोजर बढ़ाया, इस फंड ने बहुत ही कंसंट्रेटेड अप्रोच रखी है और उसकी कीमत इसे चुकानी भी पड़ी है। सो मेरा रिकमेंडेशन तो यही होगा कि इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर देना चाहिए। स्मॉल कैप कैटेगरी अभी भी ओवर वैल्यूड है, तो ये फंड अगर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करता, परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं लाता, तो लॉन्ग टर्म में इसमें से निकलना भी ठीक रहेगा।
स्मॉल कैप फंड्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ऐसे में कोई फंड अगर बहुत ही रिजिडिटी से डाइवर्सिफिकेशन नहीं करता है तो कन्विक्शन से ज्यादा मुझे स्ट्रैटेजी का गैप लगता है। अगर पावर रैंक को देखेंगे तो यहाँ के स्कोर्स भी इस एनालिसिस से इनलाइन है और इसे ऑफ ट्रैक मार्क किया है, मींस यहाँ फर्दर इन्वेस्टमेंट रोक देना चाहिए। इसकी करंट रैंकिंग भी 15th है जो कि कंटिन्यूसली गिर रही है। वहीं बंधन स्मॉल कैप लॉन्ग टाइम से इन फॉर्म है और पावर अप में इसकी करंट रेटिंग नंबर 2 है। सो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी चॉइस है। प्लीज रिमेंबर ये मेरा एनालिसिस है, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले सिमिलर एनालिसिस खुद करके देखिए। सिर्फ मेरे एक्सप्लेनेशन को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। मेरा पर्पस आपको एनालिसिस कैसे करना है ये सिखाना है। तो इस एनालिसिस से एचडीएफसी मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप क्लियर विनर निकल करके आते हैं। अगर मैं इस पूरे एनालिसिस को 10 सेकंड में समराइज करूं तो मिड कैप की बैटल में स्टेबिलिटी अग्रेशन से जीत रहा है और स्मॉल कैप में फ्लेक्सिबिलिटी रिजिडिटी से जीत रही है। मोर देन दिस रिजल्ट एक पावरफुल इनसाइट निकल के आता है। अच्छे टाइम में कॉन्सेंट्रेटेड बेट वाले फंड अच्छा करते हैं, बट डाउन टर्न में ये अप्रोच बहुत ही रिस्क में आ जाती है और रिकवरी होगी या नहीं ये डर बना रहता है। तो फंड चुनते समय ये जरूर देखिए कि फंड की डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन की स्ट्रेटेजी कैसी है। जो डिसीजन लेना है सोच समझ के लीजिए, अनजाने में नहीं। पावर अप के फंड एनालिसिस और रैंकिंग को अगर यूज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। इसका पोर्टफोलियो एनालिसिस फीचर काफी पावरफुल है, उसे भी यूज करके देखा जा सकता है। अगर वैल्यू लगे तो एलीट मेंबरशिप भी ट्राई की जा सकती है। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और कैटेगरी को एनालाइज करूं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज भूलिएगा मत। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।